हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। अभी तक हमने जो मैप्स की जो सिलेबस है उसके अंदर हमने टोपोशीट नंबरिंग कैसे करते हैं, नेमिंग करते हैं, वो चीज़ हमने देखी। मैप्स के प्रोजेक्शन क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। उसके बाद हमने मैप्स का जो यूनिट 1 था उसके अंदर टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है, उसके मैप एलिमेंट्स, मैप स्केल और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैप से रिलेटेड थी, प्लॉटिंग एक्यूरेसी, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज के यूनिट लेक्चर के अंदर हम यूनिट 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड मैप डेटम के बारे में समझने वाले हैं। इससे भी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले जैसे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का और मैप डेटम का। उसके बाद जियोडेसी क्या होती है, ये नाम आपने सुना होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि जियोडेसी, जियोइड और स्फेरॉइड और एलिप्सॉइड को अगर आप देखोगे तो उसके बीच में एक जो फॉर्मूला, जो रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थ मॉडल्स को देखेंगे हम, एलिप्सॉइडल मॉडल्स को देखेंगे, ठीक है। फिर हम यूज ऑफ जियोइड, स्फीयर एंड एलिप्सॉइड को देखेंगे, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो फिक्स नहीं है हमारे पास, पर जो शेप ऑफ अर्थ है उसको हम जियोइड कहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पज में हम उसको स्फीयर भी मानते हैं, सर्विंग पर्पज में, ठीक है। और एलिप्सॉइड हमारे पास जैसे जीपीएस है, वो एलिप्सॉइड हाइट की कैलकुलेशन करता है हमारे पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अर्थ का शेप जो है वो जनरली इक्वेटर पे इलोंगेटेड है और पोल पे श्रिंकेज है, तो वो इलिप्सॉइड शेप माना जाता है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारे थ्योरीज है हमारे पास जिनको हम देखने वाले हैं। विच इज़ द बेस्ट रेफरेंस इलिप्सॉइड कौन सा है हमारे पास, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हम डेटम के ऊपर चलेंगे, जिसमें हम डेटम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेटम क्या होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं दो तरीके के, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम डिग्री, मिनट और सेकंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे पास प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो मीटर के अंदर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। तो इनके बारे में समझेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैपिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द जियोग्राफिक लोकेशंस ऑफ फीचर्स ऑन द अर्थ। दिस इज फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू पोजीशंस ऑन अ फ्लैट मैप यूजिंग मैप प्रोजेक्शन। अब मैप प्रोजेक्शन से हम क्या, 3D जो सरफेस है अर्थ का उसको हम 2D फ्लैट पेपर पर शो करते हैं, और उसकी वजह से हम क्या, जियोग्राफिक लोकेशन जो फीचर की अवेलेबल है उनको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप टोपोशीट नंबरिंग में देखोगे तो हर एक कॉर्नर पे क्या था, लोकेशन इन्फॉर्मेशन थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिटर्न था, तो उसके बीच में जब आप किसी फीचर का लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। द आइडिया ऑफ डिपिक्टिंग द अर्थ ऑन अ फ्लैट मैप इज easy टू इमेजिन एंड इवन सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मैप प्रोजेक्शन इज रियली a complex task. The earth is a complex three-dimensional object with physical dimensions, क्योंकि अर्थ की क्या 3D सरफेस है, तो उसकी हाइट भी है, विड्थ भी है, डेप्थ है, मास है, डेंसिटी है, हर एक चीज़ है हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है अर्थ जो है। और जो इम्पोर्टेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक है कि वो स्ट्रेट नहीं है, कर्वीलिनियर सरफेस है हमारे पास, ठीक है। So this curvilinear property adds complexity to a map projection's transformation of the Earth model or globe to a flat surface. Due to the Earth's curvilinear surface, map projections always hold a degree of distortion. तो इसी curvilinear surface की वजह से जब भी हम ग्लोब को सर्कुलर मान के हम उसके अराउंड जो है रैप कर देते थे, जो भी डेवलपेबल सरफेस होता था। बट ये जो अर्थ है वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है हमारे पास, या स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि कर्विलीनियर सरफेस है हमारे पास, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होता है सरफेस के ऊपर, वो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन रखता है। तो मैप प्रोजेक्शंस के अंदर क्या है, डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन अवेलेबल रहती है। सो हम उसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि 3 डायमेंशनल जो अर्थ है उसको हम 2 डायमेंशनल मैप पे पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है जियोइड का, इलिप्सॉइड का और डेटम का, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जियोडेसी को देख लेते हैं। जियोडेसी का मतलब है, जिसको हम जियोडेटिक्स भी कहते हैं, कि इट इज़ द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेजरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ इन जियोमेट्रिकल एंड ग्रेविमेट्रिकल सेंस। तो ग्रेविटी के बेसिस पे और उसके शेप के बेसिस पे जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम जियोडेसी कहते हैं। मतलब कि अगर आप जियोइड को देखोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि हम ग्रेविटी के बेसिस पे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, जो उसका सरफेस का स्ट्रक्चर है, कर्विलीनियर जो सर्फ शेप है हमारे पास अर्थ का, ठीक है। तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसके मेजरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को जियोडेसी कहते हैं, ठीक है।
उससे रिलेटेड जो भी डील करता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन देखें कि इट इज़ अ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन ज्योमेट्रिक सेंस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ सर्फेस, the measurement of the position and motion of the points on the surface. In gravimetric sense it deals with the study of equipotential surfaces of the gravity potential। तो ग्रेविमेट्रिक और जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल मतलब शेप साइज हो गया, और ग्रेविमेट्रिकल मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ग्रेविटी के पोटेंशियल की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। मतलब उसके बेसिस पे जो स्टडी होती है ग्रेविमेट्रिक सेंस होता है। और वहीं अगर जियोमेट्रिकल की बात करते हैं तो शेप और साइज ऑफ द अर्थ सरफेस। तो दोनों से रिलेटेड जो साइंस है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, जियोडेसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो एवरी जियोडेटिक मेजरमेंट इज ए फंक्शन ऑफ ग्रेविटी फील्ड विच मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अनलाइक प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो जब आप सर्वेइंग भी देखते हो तो प्लेन सर्वेइंग में क्या कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जियोडेटिक सर्वे जब हम करते हैं तो कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस कंसिडर किया जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करता है हमारे पास, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्वे, जैसे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे है, ठीक है। दैट मे बी यूज्ड इन कंपाइलिंग लार्ज स्केल मैप्स। प्लेन सर्वे क्या है, कॉमनली परफॉर्म फॉर ए लिमिटेड एरिया, क्योंकि स्मॉल एरिया के अंदर क्या है अर्थ कर्वेचर को हम उसमें अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, ठीक है। सो फॉर प्लेन सर्वे अर्थ कर्वेचर may not be taken into account because it is relatively insignificant over a small area। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास स्मॉल एरिया के सर्वेइंग के लिए, तो उसको हम प्लेन सर्वेइंग कहते हैं, ठीक है। द लाइन्स ऑफ ए प्लेन सर्वे आर डिटरमाइंड फ्रॉम ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस एंड आर मैप्ड एज ऑब्जर्व विदाउट बीइंग रेफर्ड टू एज ए स्फेरॉइड। ऑन द अदर एंड टोपोग्राफिक मैप्स आर बेस्ड ऑन ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाई जियोडेटिक सर्वे। तो जो टोपो शीट्स होती हैं, जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, उसमें हम जियोडेटिक सर्वे को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो अर्थ के कर्वेचर को काउंटर करते हैं, अकाउंट करते हैं, ठीक है। मतलब उसको इंक्लूड करते हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और जो भी ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस हैं आर रेफर टू एज ए स्फेरॉइड एज इट इन्वॉल्व्स ए लार्ज एरिया। कॉन्सिक्वेंटली द 2 काइंड्स ऑफ सर्वे यूजुअली डू नॉट मैच। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जियोडेटिक सर्वे के अंदर जो स्फेरॉइड शेप है या फिर कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको अकाउंट फॉर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि लार्ज एरिया का मैप बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द स्टडी ऑफ जियोडेसी बिगिन विद mere curiosity and the never ending human will to explain the earth's unknown through logic. Homer, Pythagoras, Plato and others all had put efforts to describe the shape of the earth। तो जो शेप ऑफ अर्थ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने एफर्ट डाला है। जैसे कि होमर था, फॉर इंस्टेंस, हेल्ड द आइडिया डेट अर्थ वाज ए लार्ज फ्लैट डिस्क। तो उसने तो बोला कि अर्थ जो है वो एक लार्ज फ्लैट डिस्क है। लेकिन पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था उसने देखा कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है। उसने पाइथागोरस ने क्या परफेक्ट स्फीयर बताया शेप ऑफ अर्थ को। वहीं एरिस्टोटल आर्गुमेंट्स फॉर स्फेरिकल अर्थ वाज मोर कंपेलिंग एज ही नोटेड दैट सेलिंग शिप्स ऑलवेज डिसअपियर इनटू द ओरिजिन रादर देन बिकमिंग स्मॉलर डॉट्स। क्योंकि ये भी सही बात है कि अगर परफेक्ट स्फीयर होगा तो वो स्मॉल डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं था कि जो शिप्स हैं, ठीक है, जो ओशियन के अंदर मूव करती हैं वो क्या डिसअपियर हो जाती हैं हॉरिजन के ऊपर। तो जो इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन द सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ विद ए रिमार्केबल एक्यूरेसी। तो आर्यभट्ट ने क्या है सर्कमफरेंस बताया अर्थ का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था उस टाइम पर। द डिस्कवरी ऑफ अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन इज फेमस बुक आर्यभट्टिया। तो आर्यभट्ट ने हमारे पास बताया कि जो स्पिनिंग है या रोटेशन है जो अर्थ का वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ें क्या काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो अपने ओन एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की वो वेस्ट टू ईस्ट होती है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। Until about 17th century, the Earth was thought to be a perfect sphere. The change came around 1670 as a consequence of Newton's theory of gravity. He proposed that Earth's shape slightly bulged out at the equator due to greater centrifugal force generated by rotation. The equator bulging produces slight flattening at the poles. तो ये क्या इलिप्सॉइड की तरफ चला गया कि हॉरिजन के जो है बल्जिंग है हमारे पास,
बट उन्होंने बोला कि जो बल्जिंग है अराउंड द इक्वेटर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है, जो रोटेशन हो रही है हमारे पास अर्थ, ठीक है। वहीं हमारे पास पोल्स के लिए ये क्या है, स्लाइड फ्लैटनिंग है, ठीक है, एट द पोल्स। तो जिसकी वजह से जो अर्थ की शेप है वो बेसिकली इलिप्सॉइड की शेप में बताई गई थी, ठीक है, मतलब कि परफेक्ट स्फीयर नहीं थी 1670 के अंदर। तो अगर हम छोटी छोटी डेफिनेशन देखते हैं कि ज्योमेट्री डील्स विद द शेप, साइज, रिलेटिव पोजिशन ऑफ फिगर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। वहीं ग्रेविमेट्री की बात करते हैं तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो दोनों चीज़ें देखी हैं, और इसी की स्टडी को, साइंस को क्या कहते हैं, जियोडेसी कहते हैं। इक्विपोटेंशियल और आइसोपोटेंशियल सरफेस क्या है कि इट इज़ द पॉइंट्स हैविंग यूनिफॉर्म ग्रेविटी पोटेंशियल ऑन द अर्थ। तो जो शेप ऑफ अर्थ है इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनता है, ठीक है, जिसको हम जियोइड के अंदर पढ़ेंगे। तो हर एक पॉइंट पर का इक्वल ग्रेविटी पोटेंशियल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अर्थ मॉडल्स के अंदर देख लेते हैं कि जियोइड है या स्फेरॉइड है या फिर इलिप्सॉइड है, ठीक है। तो अर्थ मॉडल्स क्या क्या है, अर्थ रग्ड इरेगुलर सरफेस इज डिफिकल्ट टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेटिंग द पोजिशंस ऑफ द अर्थ फीचर्स to effectively represent the shape and size of the earth in scientific and real life applications. A calculable formula driven model of the earth is required. The closer a model comes to the actual surface of the earth, the better it is for geographic positioning. तो सबसे क्लोजर मॉडल जो अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्चुअल सरफेस है अर्थ का, ठीक है, जिससे हम क्या जियोग्राफी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जियोइड के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं यहाँ पर कि जियोइड का मतलब है कि अर्थ लाइक शेप। तो जो भी अर्थ लाइक है, मतलब कि जो शेप ऑफ द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ है, उसी को हम जियोइड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट फिगर ऑफ द अर्थ। इन मोर टेक्निकल टर्म्स इट इज़ अ सी लेवल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हम टेक्निकल टर्म की बात करें तो ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। द सरफेस ऑन विच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिमेन्स इक्वलेंट टू इट्स स्ट्रेंथ एट मीन सी लेवल। तो हर एक मीन लेवल पर जो ग्रेविटी पोटेंशियल होता है, उन सभी पॉइंट्स को हम अर्थ के पास जोड़ दें उस पॉइंट्स को, तो वो जो शेप बनती है वही हमारे पास अर्थ के अप्रोक्सीमेटेड शेप है, जिसको हम जियोइड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जियोइड जो है वो सी लेवल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और मतलब कि ग्रेविटी पोटेंशियल क्या है, इक्वलेंट टू इट्स स्ट्रेंथ एट द मीन सी लेवल है। हाउएवर इट इज़ नॉट अ स्मूथ सरफेस, द ग्रेविटेशनल पुल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेरिएशन इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो है डिफरेंट कंपोजिशन है, कहीं पे आयरन और ज़्यादा है, कहीं पे कोई सा कंपोनेंट मटेरियल अवेलेबल है दूसरा, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी के बेसिस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं है हमारे पास। तो ये क्या है, अर्थ सरफेस का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिफरेंट है हमारे पास, जिसकी वजह से वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जो परफेक्ट शेप है अर्थ का वो स्फेयर नहीं है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट सरफेस है, जिसको हम जियोइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज स्ट्रॉन्गर इन एरियाज रिच विद आयरन एंड अदर डेंस मटेरियल। तो जिनका ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अंडुलेटिंग जियोइड सरफेस विच इज़ नॉट स्मूथ एंड रेगुलर। इसलिए जियोइड शेप क्या है हमारे पास, स्मूथ और रेगुलर नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो पुल है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो है अर्थ के मटेरियल की वो डिफरेंट है एवरी पॉइंट पे, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर डेट अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर बट रादर स्लाइटली इलिप्सॉइड इन शेप। ये है कि इलिप्सॉइड नेचर है, कि जो पोल की साइड है वो कम है हमारे पास, ठीक है, उसकी थिकनेस, और जो इक्वेटर की साइड है वो बल्ज्ड आउट है हमारे पास। तो नियरली टू द इलिप्सॉइड है, नॉट ए परफेक्ट स्फीयर है। फॉर स्मॉल स्केल मैपिंग shape of the earth may be considered as spherical instead of ellipsoid. The spherical model of earth is called the authentic sphere, which may be defined as a sphere of the same surface area as that of the ellipsoid. तो ये जो हम कैलकुलेशन में लेते हैं स्मॉल एरिया की कैलकुलेशन के लिए, हम अर्थ शेप को स्फीयर मान सकते हैं। बेसिकली स्फीयर नहीं, वो ऑथलिक स्फीयर होता है। ऑथलिक स्फीयर कौन सा है, जिसका जो एरिया है हमारे पास, जो सरफेस एरिया है वो इक्वल टू द इलिप्सॉइड है हमारे पास, ठीक है। उसको हम ऑथलिक स्फीयर मानते हैं, स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ को।
वहीं अगर देखा जाए कि कार्टोग्राफर्स यूज ऑर्लिक स्फीयर फॉर मैपिंग ऑन ए स्मॉल स्केल, डेट इज 1:1 मिलियन और स्मॉलर। स्मॉल स्केल मैप कौन सा हो जाएगा, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कम है हमारे पास, ठीक है। सो टूडेज प्रिसीजन जीआईएस इज बिल्ट अपॉन द एडवांसेज इन द मॉडर्न जियोडेसी एंड द रिफ्रेश्ड नॉलेज ऑफ द अर्थ ट्रू शेप विद सैटेलाइट imagery and modern physical science. It is evidently established that the earth is a nearly spherical object that bulges in the middle, मतलब इक्वेटर पे bulges है and flattened at the poles. In this regard, ellipsoid can best represent an earth as it poses a near resemblance to its shape without the inherent complexities. तो ellipsoid जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है हमारे पास अर्थ शेप को, ठीक है, क्योंकि बल्जिंग हमारे पास मिडल में है, मतलब अराउंड द इक्वेटर है, और वहीं अगर हम देखें तो पोल्स की साइड वो फ्लैट एंड है, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप कौन सा है, जो स्मॉल लैंड एरिया को ग्रेट डिटेल में शो करता है, जिसका डिनोमिनेटर कम है हमारे पास। वेयर स्मॉल स्केल मैप्स कौन से हमारे पास, जो लेस डिटेल प्रोवाइड करता है क्योंकि लार्ज एरिया को कवरेज करता है। तो ये टाइप्स ऑफ स्केल हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो हमने जियोइड मॉडल को देखा अभी, मतलब कि जो कि अर्थ मॉडल कहलाता है। वहीं इलिप्सॉइड मॉडल्स को भी देख लेते हैं। एज अर्थ कुड बी रिप्रेजेंटेड एज इलिप्सॉइड, अभी हमने देखा कि द अर्थ इलिप्सॉइड इज एन इलिप्स रोटेटेड अपॉन इट्स माइनर एक्सिस, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास रोटेशन होता है, मतलब कि अगर आप देखोगे इलिप्सॉइड का तो अबाउट माइनर एक्सिस है, ठीक है, ये माइनर एक्सिस हो गई, ये मेजर एक्सिस हो गई। तो हमारे पास जो माइनर एक्सिस है उसके अबाउट एक है रोटेशन रखता है अर्थ जो है, ठीक है, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो ये जो माइनर एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। द पर्पज ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडल इज टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस सिंस एन इलिप्स is a two-dimensional shape and an ellipsoid is a more complex three-dimensional object. We utilize the figure of an ellipse to achieve this mathematical simplicity. फिगर में भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो शेप ऑफ ऑब्लेट इलिप्सॉइड है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के अराउंड है और इक्वेटर के अराउंड ये हमारे पास बल्जिंग है। तो ये जो है हमारे पास माइनर एक्सिस है, ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, ठीक है। अब माइनर एक्सिस का हाफ जो है सेमी माइनर एक्सिस है, जो को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी के इक्वल है हमारे पास। वहीं अगर हम देखें तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ए के इक्वल है। तो इसी के बेसिस पे हम फ्लैटिंग निकालेंगे, जिससे हम बेस्ट फिटेड जो इलिप्स रहेगा हमारे पास उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे। तो ए और बी आपको याद रखना है, ए हमारे पास मेजर एक्सिस का हाफ है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस है, बी जो है वो हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे कैलकुलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास कि रोटेटिंग दिस एलिप्स अबाउट द पोलर एक्सिस, जो सेमी माइनर एक्सिस है अबाउट द पोलर एक्सिस, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है हमारे पास, ठीक है, वुड आउटलाइन ए थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड द ऑब्लेट इलिप्सॉइड, जो कि ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहलाता है। कि अगर हम इसको, ये तो 2D फिगर है हमारे पास जो इलिप्स है, वहीं इलिप्सॉइड की बात करते हैं तो थ्री डायमेंशनल जो शेप है हमारे पास, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हम उसको अराउंड रोटेशन टू द पोलर एक्सिस अगर करते हैं तो जो फिगर मिलेगा वो हमारे पास ऑब्लेट स्फेरॉइड या फिर ऑब्लेट इलिप्सॉइड मिलता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखनी है, सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस। इसी की कैलकुलेशन हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि द इलिप्सॉइड्स फ्लैटनिंग कॉजेज टू अनइक्वल एक्सिस, तो ये जो फ्लैटनिंग वर्ड है इलिप्सॉइड के लिए यूज किया गया, जो दो अनइक्वल एक्सिस रखता है, एक लॉन्गर है एक शॉर्टर है, ठीक है। द नॉर्थ टू साउथ एक्सिस थ्रू द अर्थ कोर इज द शॉर्टर एक्सिस, मतलब जो पोल वाली है वो पोलर एक्सिस जो है वो वहाँ पर शॉर्टर एक्सिस है, नॉर्थ टू साउथ एक्सिस है, ठीक है। एज सच इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस और पोलर एक्सिस। वहीं ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस थ्रू द अर्थ कोर इज लॉन्गर एंड इट इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस। ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जो इक्वेटर के अराउंड है और इक्वेटर के अराउंड है तो वो मेजर एक्सिस है, ठीक है। वहीं अगर पोलर एक्सिस है तो वो माइनर एक्सिस कहलाती है, ठीक है। The flattening of the ellipsoid is directly related to the differences in both the semi-major axis, means half of the major axis A जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, वहीं एंड द सेमी माइनर एक्सिस हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया। तो जो फ्लैटनिंग का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। बेसिकली हम इन्वर्स फ्लैटनिंग का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिससे हम सारी
कैलकुलेशन करते हैं, बट आपको फ्लैटनिंग का ये फॉर्मूला है, इन्वर्स फ्लैटनिंग मतलब इसका इन्वर्ट कर दोगे आप। तो फॉर्मूला क्या है इसका कि फ्लैटनिंग इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए है, नॉट बी है। ठीक है, जो मेजर एक्सिस है उसका है। तो सेमी मेजर एक्सिस माइनस सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस। और इनवर्स फ्लैटनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1/f कहलाता है। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा जो कि ए अपॉन में ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास इनवर्स फ्लैटनिंग की, वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखोगे फ्लैटनिंग की, तो यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ फ्लैटनिंग इज समटाइम्स डिस्प्लेड एज अ रेसिप्रोकल, जिसको हम इनवर्स फ्लैटनिंग कहते हैं। क्योंकि फ्लैटनिंग की वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.00338981 करके आएगी। अगर आप इसका इन्वर्स करोगे तो आप इसमें ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो 1:295 कैन बी पोर्ट्रेड एज एन इनवर्स फ्लैटनिंग ऑफ 295। तो इनवर्स फ्लैटनिंग कितना है, 295 है। अगर आपको इनवर्स फ्लैटनिंग 300 दे दी जाए, ठीक है, तो वो एफ इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, 300 जो है। और अगर फ्लैटनिंग की बात करोगे तो 1/300 रहेगी। और इसकी जो अगर सॉल्यूशन करके जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, वो अप्रोक्सीमेटली 0.00 इस टाइप से आएगी। तो वो आपकी फ्लैटनिंग आएगी। इसलिए हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इनवर्स फ्लैटनिंग में किया जाता है। तो इनवर्स फ्लैटनिंग की वैल्यू 295, 298, 300 इस टाइप से रहती है। ठीक है, तो इनवर्स फ्लैटनिंग का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स ऑफ द फ्लैटनिंग ए अपॉन में ए माइनस बी। ए हमारे पास मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस सॉरी, और बी जो है हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और नीचे ये जो ए है, ए की वैल्यू रहेगी, बी मत कर देना इसको, नहीं तो बहुत आंसर जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ए अपॉन में ए माइनस बी है इनवर्स फ्लैटनिंग जो है। ठीक है, तो फिगर में भी हम देखेंगे डिफरेंट फ्लैटनिंग सिनेरियोज हैं कि अगर फ्लैटनिंग की बात करें तो एफ की वैल्यू 0 है, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल टू है हमारे पास। ठीक है, वो केस कौन सा होगा, जो कि सर्कल के केस में रहता है हमारे पास, स्फीयर के केस में रहेगा। ठीक है, जहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं हमारे पास, रेडियस की इक्वल रहती हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये स्फेरिकल रहेगा या सर्कल रहेगा एफ इक्वल टू 0 के केस में। वहीं अगर एफ की वैल्यू 1/8 है तो ये वैल्यू कम है हमारे पास, एफ की वैल्यू 1/4 है, ये वैल्यू ज़्यादा है, एफ की वैल्यू 1/2 है। तो जैसे जैसे फ्लैटनिंग इंक्रीज करती है वैसे वैसे इलिप्सॉइड की तरफ शेप हमारे पास इंक्रीज करता है हमारे पास। ठीक है, और जैसे जैसे फ्लैटनिंग कम होती है वो सर्कुलर शेप की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो in this case of the earth, the polar axis measurement is only slightly shorter than the east to west equatorial axis measurement. Newton in the 17th century has predicted the flattening to be about 1:300 of the equatorial axis. तो अप्रोक्सीमेटली 1:300 था, और आज जो प्रेजेंट डे मेजरमेंट है हमारे पास 1:298 से इक्वेटोरियल एक्सिस है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस न्यूटन ने उस वक्त प्रेडिक्ट की थी हमारे पास। ठीक है, तो फ्लैटनिंग जो है वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला है सिंपल सा है कि ए अपॉन में ए माइनस बी इनवर्स फ्लैटनिंग निकाल लेना है आपको। ठीक है, ऊपर सेमी मेजर एक्सिस रखनी है और नीचे उन दोनों का डिफरेंस है, सेमी मेजर एक्सिस माइनस सेमी माइनर एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, फ्लैटनिंग क्या इफेक्ट डालती है, कैसे वो शेप को कन्वर्ट करती है टुवर्ड द सर्कल और टुवर्ड द इलिप्सॉइड, वो चीज़ आप फ्लैटनिंग से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जैसे फ्लैटनिंग इंक्रीज या जिसकी फ्लैटनिंग ज़्यादा वो इलिप्सॉइड शेप रहेगा, और जिसकी फ्लैटनिंग कम है वो टुवर्ड द सर्कुलर शेप रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।